कमलनाथ जी के कमरे से लगातार खांसने की आवाज़ें आ रही थीं। तभी उनकी बहू सोनाली अपने पति रोहन से बड़बड़ाते हुए बोली, अब ये बुढ़ा रात को भी चैन से सोने नहीं देता। पूरे दिन घर का काम करो और रात को इनकी खांसी अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। सोनाली के मुंह में जो आ रहा था अनवरत बोले जा रही थी। तभी रोहन अपने पिता के कमरे में गया। बेटे को देखकर कमलनाथ जी बोले, बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टर के लेकर चल। तभी रोहन गुस्से में कहता है, बुड्ढे एक तो तूने खांस खांस कर हमारा जीना हराम कर रखा है, चैन से सोने भी नहीं देते। और अपने पिता को डांटने लगा। अपने कमरे में चला गया। अगले दिन कमलनाथ जी अपनी बहू से बोले, बहू मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कल रात से बुखार भी है, तुम मेरे साथ चलो। तभी सोनाली चिढ़ते हुए बोली, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है बुड्ढे, तो खुद जा या अपने उस दोस्त गोविंद को लेकर चला जा जिससे अपने बेटे बहू की बुराई करता रहता है। बहू की बात सुनकर कमलनाथ जी उदास हो गए और अपनी छड़ी की सहायता से अपने कमरे में चले गए और सोचने लगे, गोविंद जी के साथ चला तो जाता, पर वो अपनी बेटी के यहाँ गए हुए हैं। तभी उनका बेटा रोहन कमरे में आया। कमलनाथ जी डरते डरते बोले, बेटा तू ही ले चल। बुड्ढे चल मैं ले चलूँगा, पहले अपने बड़े बेटे आरव को फ़ोन कर और उससे पैसे मांग। अगर उसने तुझे पैसे दे दिए तो फिर मैं तुझे लेकर चलूँगा। ठीक है बेटा, ला मेरी बात करा दे आरव से। रोहन आरव को फ़ोन मिलाकर अपने पिता को पकड़ा देता है। आरव फ़ोन उठाता है। हेलो, हाँ बेटा आरव। अरे पिताजी आप, प्रणाम पिताजी, आप कैसे हैं पिताजी? कमलनाथ जी खांसते हुए बोले, बेटा मैं ठीक हूँ, आज थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही थी तो सोचा डॉक्टर के चला जाऊं। अरे पिताजी आपकी तबीयत खराब है और आप अभी तक गए नहीं, अभी भी सोच रहे हैं। रोहन आपको डॉक्टर के पास लेकर नहीं गया क्या? बेटा रोहन के पास पैसे नहीं हैं, मुझे थोड़े से पैसों की ज़रूरत थी। अरे पिताजी तो आप पहले फ़ोन कर देते। ठीक है पिताजी, मैं अभी छोटे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ, आप तुरंत निकाल कर सबसे पहले डॉक्टर के जाइए, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। यह कहकर आरव फ़ोन रख देता है और अपने छोटे भाई के अकाउंट में 20,000 रुपये ट्रांसफ़र कर देता है। रोहन के अकाउंट में 20,000 रुपये आ जाते हैं तो रोहन खुश हो जाता है। कमलनाथ जी रोहन को फिर से कहते हैं, बेटा आ गए पैसे, अगर पैसे आ गए हो तो चल मुझे डॉक्टर के ले चल। रोहन गुस्से में बोलता है, पैसे तो आ गए हैं लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं है, इसलिए अभी नहीं लेकर जाऊंगा, थोड़ी देर बाद लेकर जाऊंगा, मुझे कुछ काम है, पहले मैं वो काम करके आता हूँ फिर लेकर जाऊंगा। यह कहकर रोहन अपने कमरे में जाता है। रोहन की पत्नी सोनाली बोलती है, क्या हुआ जी, जेठ जी ने पैसे दिए या नहीं? रोहन कहता है, अरे जब तक यह बुढ़ा जिंदा है पैसे आते ही रहेंगे, तुम चिंता मत करो। और दोनों हंसने लगते हैं। चलो कहीं बाहर तुम्हें घुमा लाऊं। रोहन अपनी पत्नी से बोलता है, चलो जी, यहाँ तो तुम्हारे पिताजी की खांसी की आवाज़ सुन सुनकर मैं भी पक जाती हूँ। और दोनों घर से बाहर चले जाते हैं। कमलनाथ जी मायूस होकर फिर से अपनी चारपाई पर लेट जाते हैं और अपने बेटे का इंतज़ार करने लगते हैं कि बेटा आएगा और उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएगा। काफ़ी देर बाद बेटे बहू घर आते हैं और सीधे अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। कमलनाथ जी सोचते हैं दोनों थक गए होंगे, सुबह को रोहन मुझे डॉक्टर के पास ज़रूर लेकर जाएगा। कमलनाथ जी पूरी रात खांसते रहते हैं
और अब उनको सांस लेने में भी परेशानी होने लगी थी। पर बेटे बहू को तो उनकी परेशानी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही थी। अगले दिन रोहन सुबह जल्दी ऑफिस को चला जाता है। कमलनाथ जी अपनी बहू सोनाली से कहते हैं, सोनाली बेटा तू ही ले चल मुझे डॉक्टर के। तो सोनाली गुस्से में कहती है, बुड्ढे मेरे पास टाइम नहीं है, तुझे डॉक्टर के तेरा बेटा ही ले जाएगा। तो कमलनाथ जी उदास स्वर में कहते हैं, बेटा रोहन को कल कहा था लेकिन वह बाहर चला गया और आज सुबह जल्दी ऑफिस को निकल गया। सोनाली हाथ को हवा में लेकर लहराकर तेज स्वर में कहती है, तो मैं क्या करूं? बाहर चला गया तो मैं घर संभालूं या तुझे डॉक्टर के लेकर जाऊं? अब चुपचाप पड़ा रह और अपने बेटे का इंतजार कर, बार बार कहकर मेरा दिमाग मत खा। कमलनाथ जी बहू की बात सुनकर चुप हो जाते हैं और अपनी चारपाई पर लेटे हुए अपनी हालत पर आंसू बहाते रहते हैं। कमलनाथ जी के दो बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम आरव और छोटे बेटे का नाम रोहन है। रोहन की पत्नी का नाम सोनाली और आरव की पत्नी का नाम ज्योति है। कमलनाथ जी की पत्नी शोभा देवी के देहांत को 4 साल हो चुके हैं। कमलनाथ जी अपनी पत्नी के निधन के बाद गांव से अपने छोटे बेटे रोहन के पास दिल्ली रहने चले आए, जबकि बड़ा बेटा बहू अमेरिका में रहते हैं। आरव और ज्योति एक मल्टीनेशनल कंपनी में साथ में काम करते थे। उनकी शादी को 7 साल हो गए हैं। शादी के बाद भी दोनों ने जॉब नहीं छोड़ी। आरव और ज्योति दोनों की ही सैलरी काफ़ी अच्छी है। रोहन और सोनाली की शादी को 5 साल हो चुके हैं। कमलनाथ जी की 3 बड़ी बड़ी दुकानें थीं जिन्हें वे किराए पर देकर अपना खर्चा चलाते थे। रोहन ने अपने पिता से जिद करके तीनों दुकानें बेच दी और सारा पैसा अपने कब्जे में कर लिया। बड़ा बेटा आरव अपने पिताजी कमलनाथ जी के लिए अक्सर अमेरिका से पैसे भेजता रहता है। आरव का छोटा भाई रोहन अक्सर बहाने बना बना कर कि भाई मेरा काम सही नहीं चल रहा, कभी खुद की तबीयत खराब है, कभी घर में राशन नहीं है, तो कभी बच्चों की फीस डलवाने का बहाना अपने बड़े भाई से पैसे लेता रहता है। आरव उन्हें कभी भी पैसों के लिए मना नहीं करता और अक्सर उसके अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफ़र करता रहता था। ज्योति का स्वभाव भी आरव के जैसा ही था। आरव जब ज्योति को पैसे देने की बात बताता तो वह भी आरव को पैसे देने के लिए मना नहीं करती थी। कभी कभी तो रोहन अपने पिता से फ़ोन कराकर कि भी आरव से पैसे मांग लेता था और आरव पिता को जो पैसे भेजता था रोहन सारे पैसे हड़प कर लेता था। कल सुबह से ही कमलनाथ जी की तबीयत ठीक नहीं थी, दोपहर होते होते और तबीयत खराब हो गई थी। उन्होंने रोहन को डॉक्टर के ले जाने के लिए कहा तो वह बहाना बनाकर बाहर चला गया और बहू से कहा तो उसने भी जाने के लिए साफ इनकार कर दिया। सुबह को भी रोहन जल्दी ऑफिस के लिए निकल गया। शाम को हो चुकी थी और कमलनाथ जी रोहन का इंतजार करते करते थक चुके थे। रात के 12 बजे थे और अब रोहन घर आया था और वह भी पी कर आया था और आकर अपने कमरे में चला जाता है। एक बार भी अपने पिता को देखता भी नहीं। उसकी आवाज़ सुनकर कमलनाथ जी समझ जाते हैं कि बेटा पी कर आया है और चुपचाप लेट जाते हैं। ऐसी हालत में उसे क्या कहें, और वैसे भी अब रात के 12 बज चुके हैं। कमलनाथ जी के कमरे से करहाने की आवाज़ें आने लगी। धीरे धीरे उनके शरीर में बहुत ज़्यादा जकड़न हो रही थी और बुखार से शरीर तप रहा था, परंतु उनके बेटे और बहू को इस बात से कोई मतलब नहीं था।
2 दिन से उन्होंने खाना भी सही से नहीं खाया था और बिना दवाई और खाने से अधमरी सी हालत हो गई थी। वे अपने पलंग पर पड़े पड़े कराह रहे थे और उनकी आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे। अमेरिका में दोनों बेटे बहू आपस में बात कर रहे थे कि पिताजी की तबीयत पता नहीं कैसी होगी। ऑफिस के काम से दोनों को दिल्ली आना था तो सोचा पिताजी से भी मिलकर चलेंगे। आरव बोला, मैं भी कितना बुद्धू हूँ, काम के चक्कर में सुबह से एक बार पिताजी को फ़ोन भी नहीं कर पाया। ज्योति बोलती है, मैं फ़ोन कर देती हूँ, तो आरव बोलता है, अब रहने दो, बहुत रात हो गई है, पिताजी सो गए होंगे, सुबह जाकर मिल लेंगे। वैसे भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वैसे भी कल अचानक जाकर पिताजी को सरप्राइज देंगे। ज्योति बोलती है, ठीक है, ऐसा ही कर लेंगे। अगली सुबह दोनों दिल्ली जाने के लिए पैकिंग करने लगते हैं और फ्लाइट से सीधा दिल्ली एयरपोर्ट पर उतर के घर के लिए कैब करते हैं और सीधा घर पहुंच जाते हैं। डोरबेल बजाते हैं तो रोहन आकर गेट खोलता है और अपने बड़े भाई और भाभी को देखकर चौंक जाता है। अरे भैया भाभी आप? हाँ रोहन, हम। आरव अपने छोटे भाई के गले लग जाता है और तीनों अंदर जाते हैं। सोनाली को कोई खबर नहीं थी, वह तो बेसुध अपने कमरे में बच्चों के साथ सोई हुई थी। आरव और ज्योति अपने पिताजी के कमरे में जाते हैं और रोहन अपने कमरे में चला जाता है और सोनाली को जगाता है। सोनाली उठो, देखो भैया और भाभी आए हैं। जैसे ही सोनाली के कानों में भैया भाभी के आने की बात जाती है, सोनाली उठ खड़ी होती है। क्या बात कर रहे हैं आप? सुबह सुबह भैया भाभी अचानक कैसे आ धमके? इतनी तो समझ होनी चाहिए उनको कि किसी के घर बिना बताए नहीं जाना चाहिए। सोनाली बिखरे बालों में अचंभे भरे लहजे में बोलती है तो रोहन भी विचार पूर्वक कहता है, यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, अचानक कैसे आए होंगे दोनों? हो सकता है कोई काम हो यहाँ। हाँ जी, काम से ही आए होंगे दोनों। दोनों पति पत्नी अपने आप को सांत्वना देकर मन शांत कर लेते हैं। इधर आरव और ज्योति पिताजी के कमरे में जाते हैं तो पिताजी सोए हुए थे। दोनों पिता के चरण स्पर्श करते हैं तो देखते हैं पिता का शरीर तो बुखार से तपा हुआ है, काफी दुबले पतले ढांचा मात्र की तरह हो चुके हैं और ना ही उनके पास किसी भी किस्म का कोई इंतजाम है और ना ही दवाई वगैरह है। अरे पिता को तो बहुत तेज बुखार है। आरव अपने पिता की ऐसी हालत देखकर बेचैन सा हो जाता है। यहाँ तो पिताजी के लिए किसी भी तरह का इंतजाम नहीं है। ज्योति भी इधर उधर नजरें मार कर कहती है, रोहन रोहन। आरव रोहन को तेज आवाज लगाता है तो पिता की आंख भी खुल जाती हैं। अरे मेरे बच्चे आरव, कब आया तू? तूने तो पता भी नहीं दिया, पिता खुश होकर कहते हैं। तो आरव कहता है, पिताजी आपको तो बहुत तेज बुखार है। पिताजी उठने की कोशिश करते हैं तो ज्योति और आरव सहारा देकर उन्हें बैठाते हैं। हाँ बेटा, बस थोड़ा सा बुखार है। यह थोड़ा सा है पिताजी, आप इतने तेज बुखार को थोड़ा सा बोल रहे हैं। आरव अपने पिता से कहता है, फिर से अपने छोटे भाई को आवाज लगाता है, रोहन रोहन। हाँ हाँ आया। रोहन और सोनाली भी पिता के कमरे में आ जाते हैं। आरव रोहन को देखकर गुस्से में बोलता है, रोहन, पिताजी को इतना तेज बुखार है और तुम लोगों को जरा भी परवाह नहीं है और पिता के पास कोई दवाई भी नहीं है, ना ही कोई इंतजाम है। आरव गुस्से में रोहन से पूछता है तो रोहन कहता है, हाँ मैंने सोनाली को बोला था दवाई वगैरह पिताजी के पास ही रख दिया कर। इसने सुनकर अनसुनी कर दी
तभी पिताजी करहाने लगते हैं। आरव और ज्योति पिताजी को सबसे पहले डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। पिता के चेकअप होते हैं तो पता चलता है उनके शरीर में अनेक बीमारियों ने जन्म ले रखा है। 2 दिन से सही से खाना भी नहीं खाया है और उन्हें कल से बुखार है। यह सुनते ही आरव और ज्योति सन्न रह जाते हैं। वह पिता की सारी दवाइयाँ ले लेते हैं और पिता को घर ले आते हैं। उन्हें कमरे में लिटाकर सबसे पहले थोड़ा सा खाने को देते हैं, फिर दवाई देते हैं। उन्हें दवाई के नशे से नींद आ जाती है। फिर आरव और ज्योति रोहन के कमरे में जाते हैं। रोहन बच्चों को स्कूल छोड़ने गया हुआ था और सोनाली आराम फरमा रही थी। रोहन कहाँ है? आरव कमरे में जाते ही गुस्से में बोलता है तो सोनाली घबराकर खड़ी हो जाती है। वो हकलाती हुई बोलती है, बच्चों की छुट्टियां थी तो वो उन्हें ट्यूशन छोड़ने गए हैं। तभी रोहन भी आ जाता है और कहता है, क्या बात है भैया, आप बड़े गुस्से में लग रहे हैं। पिताजी को कल से बुखार है। क्या आप दोनों पिताजी को डॉक्टर के लेकर गए थे? आरव गुस्से में पूछता है तो रोहन और सोनाली एक दूसरे को देखने लगते हैं। मैं आप दोनों से कुछ पूछ रहा हूँ, पिताजी को डॉक्टर के लेकर गए थे या नहीं? अरे वो मैंने इसे सोनाली को कहा था कि मुझे टाइम नहीं है, पिता को डॉक्टर के ले जा। रोहन, तुम्हें तो टाइम ही नहीं होता है। आप क्या पहाड़ ढो रहे थे जो पिताजी को डॉक्टर के भी नहीं लेकर गए? मैं तो इतना घर का काम करके दिन भर थक जाती हूँ। दोनों आपस में बहस करने लगे तो आरव रोहन को जोरदार तमाचा जड़ देता है और ज्योति सोनाली को तमाचा जड़ देती है और फिर एक एक और तमाचा दोनों को जड़ देते हैं। तमाचे इतने जोरदार थे कि तमाचे की आवाज़ कमरे में गूंज गई। हाय मम्मी, सोनाली के मुंह से निकलता है और वह अपने गाल को सहलाते हुए एक कोने में जा खड़ी होती है। रोहन भी गाल पकड़े वहीं जाम हो जाता है। आरव और ज्योति के बदौलत ही उनका घर चल रहा था। रोहन की हिम्मत अपने बड़े भाई के सामने कुछ बोलने की नहीं हुई और पत्थर की मूर्ति बन वहीं खड़ा रहा। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अरे ऐसा व्यवहार तो दुश्मन भी अपने दुश्मन के साथ ना करे जो तुम लोग अपने पिता के साथ कर रहे हो। आरव गुस्से में बोलता है, अपने देवता समान ससुर की सेवा करने के बजाय उन्हें जीते जी मार रही हो तुम। ज्योति भी गुस्से में अपनी देवरानी को बोलती है, हम जो इतनी रकम तुम्हें भेजते हैं वो सब कहाँ जाती है? कल भी मैंने पिताजी के लिए पैसे भेजे थे, कहाँ हैं वह पैसे? जो मैं भेजता हूँ उनमें से भी 2 पैसे पिता के लिए तुम लोग खर्च नहीं कर सकते। तुम लोग पिताजी और बच्चों का बहाना बना बनाकर हमें लूटते रहे। पिता के लिए ही तो हम इतनी रकम भेजते हैं, वो सब हजम कर जाते हो तुम लोग। आरव और ज्योति रोहन और सोनाली को खूब खरी खोटी सुनाते हैं। दोनों मुंह लटकाए हुए सुनते रहते हैं। फिर आरव और ज्योति नीचे पिता के कमरे में चले जाते हैं। आरव ज्योति को कहता है, ज्योति तुम पिताजी के पास इनकी सेवा करो, जो भी मांगे तुरंत दे देना। प्रोजेक्ट का काम कर मैं आता हूँ। अगर आज ही हो गया तो हम कल निकल जाएंगे, नहीं तो परसों चले जाएंगे। पिता की तबीयत संभलते ही पिताजी का सामान पैक कर लेना। ठीक है आरव, तुम जाओ, मैं पिताजी के पास ही हूँ। ज्योति आरव को कहती है तो आरव घर के बाहर निकल पड़ता है। आरव को प्रोजेक्ट का काम करते करते 3 बज जाते हैं। ज्योति ससुर के लिए खिचड़ी बनाती है क्योंकि डॉक्टर ने बोला था हल्का खाना खिलाने को। खाना खिलाकर दवाई खिलाती है और फिर फल काट कर अपने हाथों से खिलाती है।
पिताजी के आंखों से आंसू बह जाते हैं। अपनी बहू के साथ बहुत खुश होते हैं और एक दिन में ही काफ़ी हद तक अच्छे हो जाते हैं। रोहन और सोनाली ज्योति को देख देख कर जलते भुनते रहे। ज्योति ने भी अपना खाना पिताजी के कमरे में ही किया और बोली, पिताजी आपको कुछ चाहिए तो बता देना। तो कमलनाथ जी ने मना कर दिया। आरव को काम करते करते अब शाम हो गई थी। ज्योति ने अपने ऑफिस के किस्से सुना सुना कर समा बांधा हुआ था। पिताजी को किस्से सुना सुना कर खूब हंसा रही थी और सोनाली को डिनर का ऑर्डर दे दिया था। सोनाली नाक मुंह बनाए हुए पैर पटकते हुए काम करती रही और रोहन को अपने साथ काम में लगा लिया। बच्चे भी ज्योति के पास आकर उसके साथ हंसी खेल करने लगे। पिताजी का पूरा मन लगा हुआ था, जिसके कारण वह रात तक बहुत अच्छे हो गए थे। आरव को घर आते आते 10 बज चुके थे। आरव घर में आया और अपने पिता को हंसते हुए देखा तो उसके चेहरे को मुस्कान ने छू लिया। अपने पिता के पास आया और तबीयत पूछी। कमलनाथ जी बोले, देख मैं तो भला चंगा हो गया हूँ। तेरे और ज्योति के आने से मेरी बच्ची ने मेरा बहुत ख्याल रखा। पूरा दिन एक पैर पर खड़ी रही और ऊपर से अपने ऑफिस के किस्से सुना सुना कर मेरा खूब मनोरंजन किया। बहुत अच्छी है मेरी बहू। पिताजी ने ज्योति के सर पर हाथ रखते हुए कहा, आप भी तो वर्ल्ड के बेस्ट ससुर हैं। हाँ आरव, क्या रहा काम हुआ या अभी रह गया है? ज्योति ने आरव की ओर देखते हुए पूछा तो आरव ने कहा, काम तो पूरा हो गया है, लेकिन यार स्वाति मैं बहुत थक गया हूँ। इस प्रोजेक्ट के चक्कर में मुझे ना जाने कितने धक्के खाने पड़ गए हैं। मैं सोच रहा हूँ कल यहीं घर में आराम करते हैं, परसों आराम से निकलते हैं। हाँ ठीक है आरव, कल यहीं मज़े करते हैं, फिर तो ना जाने कब आना होगा। हाँ मेरे बच्चों खूब मज़े करो। पिता ने भी हंसते हुए कहा। सोनाली खाना तैयार हो तो पिताजी के कमरे में ही ले आओ, हम यहीं खाएंगे। ज्योति ने आवाज़ लगाते हुए सोनाली को कहा। आवाज़ सुनते ही सोनाली तिलमिला उठी, परंतु कुछ बोल नहीं सकती थी, यह सोचकर कि नहीं तो यह लोग हमें पैसे नहीं देंगे। रोहन जरा कोल्ड ड्रिंक ले आना। आरव ने भी रोहन को आवाज़ लगाकर कहा तो रोहन ने बोला कि कोल्ड ड्रिंक तो ख़त्म हो गई, तो जाओ दुकान से जल्दी लेकर आओ, फिर देर किस बात की है। आरव ने रोहन को मार्केट भेज दिया। ज्योति ने पिताजी के कमरे में खाना लगाया और रोहन भी कोल्ड ड्रिंक ले आया। ज्योति और आरव और बच्चों ने मिलकर अच्छे से खाना खाया। पिताजी के लिए ज्योति ने खुद दाल रोटी बनाई थी। पिताजी ने दाल रोटी खाई। अगले दिन घर में रहकर आरव और ज्योति ने सोनाली और रोहन से खूब काम कराए। वह भी पैर पटकते हुए इसलिए करते रहे ताकि यह हमारी रकम भेजते रहें, किंतु उन्हें अभी तक यह मालूम नहीं था कि वह पिताजी को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। जब आरव और ज्योति के जाने का वक्त आया और वह पिताजी को साथ लेकर जाने लगे तो रोहन और ज्योति को दिल का दौरा पड़ने को हो गया। वह घबरा गए। उन्होंने पिताजी को ना ले जाने के लिए बोला, क्योंकि पिता का नाम लेकर ही वह आरव और ज्योति से आज तक रुपए हड़पते आए हैं। कमलनाथ जी तो उनके लिए कार्ड सामान थे, इसलिए वह खूब आग्रह करने लगे कि पिताजी को मत लेकर जाओ, किंतु उनकी कौन सुनने वाला था। वह दोनों अपने पिता को अपने साथ अमेरिका ले गए। अमेरिका ले जाकर उन्होंने पिताजी के लिए एक फुल अटेंडेंस रख ली।
और रोहन और सोनाली अपने किए पर पछताने लगे कि अगर हम पिताजी की थोड़ी भी देखभाल कर लेते तो आज यह दिन देखना ना पड़ता। रोहन की नौकरी भी छूट गई और अब बड़े भाई से पैसे भी नहीं मांग सकता था। पैसे की कमी के कारण अब रोहन और सोनाली में बहुत झगड़ा होने लगा था। दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम थोपते रहते थे। उधर अमेरिका में कमलनाथ जी अपने बड़े बेटे और बहू के साथ बहुत खुश हैं और भगवान का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि उनको आरव जैसा बेटा दिया। दोस्तों, अपने बुजुर्गों को हमेशा बहुत प्यार दीजिए। जितना प्यार हम अपने बुजुर्गों को देंगे उससे लौटकर दुगना ही आएगा। पता नहीं कितना साथ है आपका आपके बुजुर्गों के साथ। जितना भी समय वह आपके साथ हैं उनके साथ प्यार से रहिए। जब हमारे बुजुर्ग हमारा साथ छोड़कर चले जाते हैं तब हमें उनकी कमी महसूस होती है। इस कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद। क्या आरव और ज्योति ने सही फैसला लिया? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।